हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के लेक्चर नंबर 20 पार्ट 2 में। दोस्तों, कल तक की क्लास में हमने ये सीख लिया कि आवेश क्या है और किस प्रकार आवेश एक वस्तु में स्थित रहता है। दोस्तों, आवेश हमको ना समझ आता है ना दिखाई देता है। इसका एक क्षेत्र होता है जो ये दूसरे आवेश पर लगाता है और या फिर दूसरे आवेश के क्षेत्र को ये महसूस करता है। दोस्तों, ये भी एक वस्तु का मूलभूत गुणधर्म है। जैसे कि द्रव्यमान हर एक वस्तु का मूलभूत गुणधर्म होता है, उसी प्रकार आवेश भी वस्तु का मूलभूत गुणधर्म होता है। हम कल की क्लास में बात करने वाले थे आवेश की मात्रक से, अब हमारी क्लास वहीं से एंड हुई थी। अब दोस्तों, हम वहीं से स्टार्ट करते हैं कि आवेश के छोटे बड़े मात्रकों की बात करते हैं। तो हम दोस्तों सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो सबसे छोटा मात्रक है, जो हमें प्रकृति ने दिया है, नेचर ने दिया है, उसको हम कहते हैं ई से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि वो सबसे छोटा कण है इलेक्ट्रॉन, जिस पर आवेश होता है ई के बराबर। यानी ई का यानी इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज एक मात्रक के रूप में हमको दिखाई देता है। सबसे छोटा चार्ज वही है। इसके बाद और छोटे चार्ज और छोटे बड़े चार्ज की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है नाम ESU ऑफ चार्ज। ESU ऑफ यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर वैद्युत की मात्रक। इसको हम स्टेट कूलाम के नाम से जानते हैं और एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। अब इसके बाद ये भी CGS पद्धति में आता है। CGS का है एक और मात्रक है, उसको हम कहते हैं AB कूलाम यानी EMU ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। EMU एक कूलाम बराबर होता है 1/10 EMU यानी कि AB कूलाम। दोस्तों, एक और बड़ा मात्रक है, बहुत हैवी मात्रक है, जिसका यूज हो सकता है हमारे न्यूमेरिकल्स में हो या ना हो, लेकिन उसको जानना बहुत जरूरी है। उसको हम कहते हैं फैराडे। क्या नाम से जानते हैं उसको? फैराडे के नाम से जानते हैं। और एक फैराडे में होता है 96,500 कूलाम। ये सबसे बड़ा मात्रक है और इसको हम फैराडे ही बोलते हैं, यानी 1F बराबर 96500 कूलाम। ये इसका सबसे बड़ा मात्रक है। तो हमने कूलाम के छोटे बड़े मात्रकों को समझ लिया और जान लिया कि किस प्रकार स्टेट कूलाम में एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। और इसी प्रकार EMU पर आते हैं तो एक कूलाम बराबर होता है 1/10 EMU, यानी एक EMU बराबर 10 कूलाम। और बड़े मात्रक पे चलते हैं तो हमारा फैराडे आ जाता है, और फैराडे 96,500 कूलाम बराबर एक फैराडे। इस प्रकार से इसको हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक कि हमने आवेश के छोटे बड़े मात्रकों पर बात कर लिया है। अब हम आते हैं आवेश संरक्षण नियम पर। दोस्तों, सबसे पहले हम आवेश के संरक्षित नियम को पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि किस प्रकार या कितने प्रकार से हम किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं, आवेश दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें आज जानेंगे आज के लेक्चर में। पहले हम स्टार्ट करते हैं आवेश का संरक्षण नियम। अब सबसे पहली बात ये है दोस्तों कि अगर किसी वस्तु को, ये एक वस्तु है A और ये एक वस्तु है B, एक वस्तु पर चार्ज है, मान लो ये उदासीन है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, और ये क्या है? आवेशित है, इस पर आवेश है।
ठीक है दोस्तों, इस पर कुछ कण है और इस पर भी कुछ कण है, मान लेते हैं इस प्रकार, और ये माइनस से आवेशित है, यानी माइनस है इस पर चार्ज, और माइनस चार्ज जो होता है हमेशा उदासीन, तो कोई भी चार्ज हो, चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे वो धनात्मक हो, उदासीन वस्तु पर चार्ज जाता ही जाता है, ट्रांसफर होता ही होता है। अगर मान लेते हैं दोनों वस्तुओं को आपस में हमने कर दिया रब, रब का मतलब रगड़ दिया, अब रगड़ने के बाद क्या होगा दोस्तों कि एक दूसरे पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, ट्रांसफर होगा। तो इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरी वस्तु पर जाते हैं, मान लो इससे कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे इस ए वाली वस्तु पर आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले इस पर 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन का संगम था। अब इस पर मान लेते हैं इस पर 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉनों का संगम था, 2 इलेक्ट्रॉन उठकर इस पर आ गए, तो इस पर हो गए 12 इलेक्ट्रॉन और इस पर बचे 6 इलेक्ट्रॉन। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात समझ में आती है, इससे इलेक्ट्रॉन इधर आए तो ये धनावेशित, इधर से ये आ गए हैं तो ये हो जाएगी ऋणावेशित। अभी दोस्तों हम इस आधार पर ले चल रहे हैं कि ये दोनों ही वस्तुएं कैसी हैं, उदासीन है, दोनों ही वस्तुएं कैसी हैं, उदासीन है। इस अब एक बात समझ में आती है कि प्रक्रिया के पहले इस दोनों वस्तुओं को रगड़ने से पहले हमारे पास नेट चार्ज कितना था, दोनों पर 0 था, इस पर 0 इस पर 0, यानी प्रक्रिया के पहले हमें वस्तुओं को रगड़ने से पहले की जो प्रक्रिया थी इन पर आवेश कितना था, 0 था। अब इसको मान लेते हैं कि ये एक निकाय है। कैसा निकाय है, विलगित निकाय है। विलगित निकाय का मतलब क्या होता है दोस्तों, आइए इसको समझते हैं। जैसे कि विलगित निकाय एक ऐसा निकाय है जिसमें ना ही कोई कण आ सकता है, ना ही कोई कण उस निकाय से बाहर जा सकता है। इन दोनों के अलावा इस निकाय में कोई भी नहीं है। तो इस निकाय से ना कोई इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकता है, ना बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आ सकता है। इस तरह का ये निकाय, जैसे कि हम जिस रूम में पढ़ाते हैं, इस रूम में जितनी वस्तुएं हैं ये ना बाहर जा सकती हैं ना बाहर से अंदर आ सकती हैं। तो ये हमारे लिए, हमारा रूम ये क्या हुआ, एक विलगित निकाय हुआ। उसी प्रकार इन दोनों वस्तुओं के अलावा, इन दोनों वस्तुओं के कणों के अलावा इस निकाय में ना कोई कण आ सकता है ना जा सकता है। इस प्रकार का निकाय क्या होता है, विलगित निकाय होता। इस विलगित निकाय में हमने दोनों के बीच प्रक्रिया कराई, दोनों को रगड़ दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इस पर आया, 2 इलेक्ट्रॉन इस पर आया, कुछ भी हुआ इस निकाय के अंदर हुआ। तो सबसे पहले समझते हैं कि जब हमने इनको अलग अलग रखा हुआ था तो ये उदासीन था, 0 था, नेट चार्ज 0 था, तो टोटल नेट चार्ज कितना था, 0 था। अब हमने इसको क्या कर दिया, रब कर दिया, यानी रगड़ दिया है। तो अब ये हो गई है ऋणावेशित, ये हो गई धनावेशित। अब इनमें परिवर्तन हुआ, ये दोनों ही वस्तुएं आवेशित हो चुकी, एक धनावेश से एक ऋण। तो क्या इस पूरे निकाय का आवेश बढ़ा है या घटा है, तो इस पूरे निकाय का आवेश हम देखें तो -6 -2, एक वस्तु पर आया है -2, एक वस्तु पर आया है +2। तो इनका नेट चार्ज, इस निकाय का नेट चार्ज कितना हुआ, 0, यानी कि प्रक्रिया के पहले भी 0 था और प्रक्रिया के बाद भी नेट आवेश 0 है। यानी हमें ये समझ में आता है आवेश संरक्षण के नियम में कि किसी विलगित निकाय के प्रक्रिया के पहले तथा प्रक्रिया के बाद नेट आवेश यानी कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। प्रक्रिया के पहले भी 0 था, प्रक्रिया के बाद भी 0। क्या 0 है, कुल चार्ज, यानी इस पूरे निकाय का कुल चार्ज। कुल चार्ज का मतलब जितना भी चार्ज है एक दूसरे पर, उनका बीजगणितीय योग करके जो चार्ज आता है उसको कहते हैं कुल। तो कुल आवेश क्या होता है, कुल आवेश संरक्षित रहता है, यानी प्रक्रिया के पहले जितना आवेश होगा प्रक्रिया के बाद भी उतना ही आवेश होगा। यानी कि
एक विलगित निकाय में आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, यही हमारा आवेश का संरक्षण नियम है। दोस्तों और थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ते हैं, समझते हैं। मान लो इन दोनों वस्तुओं को मान लो ये उदासीन है और इस पर चार्ज है, कैसा, ऋणात्मक चार्ज है। कितना चार्ज है, मान लो 4 कूलाम चार्ज है, ऋणात्मक। अब जब इन दोनों वस्तुओं को हम क्या कराएंगे, टच कराएंगे, तो इससे चार्ज इस पर आएगा। कितना चार्ज आएगा, अगर दोनों ही वस्तुएं सेम चार्ज यानी सेम मेटल से बनी हुई, सेम पदार्थ से बनी हुई हैं और इनका वजन भी सेम है, हर चीज सेम है, तो आधा चार्ज इस पर आ जाएगा, यानी -2 कूलाम इस पर आ जाएगा और इस पर फिर क्या बचेगा, -2 कूलाम बचेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि दोस्तों प्रक्रिया के पहले अब हमने एक वस्तु को आवेशित करके देख लिया कि इस पर भी चेक कर लेते हैं। हमारे विलगित निकाय में प्रक्रिया कराते हैं तो पहले इस पर क्या था, -4 कूलाम था, दोनों को कनेक्ट कर दिया, -2 इस पर आ गया, -2 इस, अब दोनों वस्तुएं हमारी आवेशित हो गई। अब क्या देखते हैं, इनके कुल आवेश में परिवर्तन हुआ है क्या, तो कुल आवेश के परिवर्तन को चेक करने के लिए हमने कर दिया इसका बीजगणितीय योग। तो बीजगणितीय योग -2 बराबर -4, और इस वस्तु पर कितना आवेश था, -4 कूलाम आवेश था। यानी हमें ये समझ में आया कि प्रक्रिया के पहले और प्रक्रिया के बाद हमेशा एक विलगित निकाय का आवेश संरक्षित रहता है। तो इसको लिख सकते हो दोस्तों, किसी विलगित निकाय में प्रक्रिया के पहले व प्रक्रिया के बाद निकाय का कुल यानी कि नेट कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। संरक्षित यानी बराबर रहता है, यही हमारा आवेश का संरक्षण नियम है। इसको और एक प्रकार से और एक चीज से जांच कर लेते हैं, कुछ इस तरह से। मान लो एक विलगित निकाय है हमारे पास, ये बंद निकाय है और इस पर 2 कण हैं, एक Na है, Na पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, और प्लस एक Cl है, Cl पर कैसा होता है चार्ज, पॉजिटिव, बराबर NaCl। ये प्रक्रिया के बाद का है, ये प्रक्रिया के पहले का है। अब समझते हैं इस बात को किस प्रकार से। देखो यहाँ पर प्रक्रिया के पहले, प्रक्रिया के बाद, आवेशों की संख्या धन आवेश, ऋण आवेश, कुल आवेश, सेम यही इस पर होगा। आवेशों की संख्या धन, ऋण, कुल। अब देखते हैं दोस्तों कि प्रक्रिया के पहले आवेशों की संख्या कितनी है। तो प्रक्रिया के पहले आवेशों की संख्या कितनी है, 2 आवेश, 2 है।
फिर धन आवेश कितना है 1, ऋण आवेश कितना है 1 है, +1 -1। ऋण आवेश कितना है कि अब कुल प्रक्रिया के पहले कुल आवेश देखा जाए तो दोनों आवेशों का हम क्या करा देंगे, बीजगणितीय योग प्लस का 1 माइनस का 1 बराबर 0। तो कुल आवेश कितना है 0। अब यहाँ पर आते हैं, आवेशों की संख्या कितनी है, आवेशों की संख्या 0, धन आवेश 0, ऋण आवेश 0 और कुल आवेश भी क्या है 0। तो अब हम यहाँ पर मैचिंग खेलते हैं कि मैच क्या कर रहा है कि दो विलगित निकाय का कुल आवेश क्या है बराबर होता है, यानी क्या मैच कर रहा है, कुल आवेश बराबर होता है। यानी कि किसी विलगित निकाय का हमेशा कोई भी एक उदाहरण ले लो और सभी में क्या होगा, हमेशा कुल आवेश जो होगा वो संरक्षित रहेगा। और हमेशा ये याद रखना है कि किसी दूसरे कण का निकाय में हस्तक्षेप ना हो, तो हमेशा आवेश कैसा रहेगा, संरक्षित रहेगा। तो दोस्तों यही था हमारे आवेश संरक्षण का नियम। नोट कर लो दोस्तों। इसके बाद हम आगे चलते हैं, समझते हैं कि किस प्रकार से एक वस्तु को हम आवेशित कर सकते हैं, उसको आवेश दे सकते हैं और किन किन चीज़ों को ध्यान में रखकर ये सब करना है हमको। तो आओ इसको सीखते हैं। एक बार फिर से चलते हैं अपने आवेश की तरफ। अब सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाओगे आवेशन। आवेशन का मतलब है किसी भी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, आवेशन कहते हैं। आवेशन। जब हम वस्तु को आवेश दे रहे होते हैं तो क्या मतलब है कि उसको हम आवेशन कर रहे हैं। तो किसी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। किसी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया को हम आवेशन कहते हैं। अब देखते हैं कि आवेशन कितने प्रकार का होता है। आवेशन के प्रकार 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक है घर्षण द्वारा, यानी किसी दो वस्तुओं को रगड़कर। दूसरा क्या है? चालन द्वारा। चालन द्वारा यानी टच करा के किसी वस्तु को टच करा के, या चालन तार द्वारा। तार का मतलब है जो हमारे घरों में जिन तारों में बिजली आती है, उन तारों को एक वस्तु से दूसरे आवेश में क्या करो, कनेक्ट करके हम चार्ज दे सकते हैं, चालन द्वारा। और तीसरा है प्रेरण द्वारा। अब ये एक नया शब्द है तुम्हारे पास, प्रेरण द्वारा। तो इसको जब हम समझेंगे तब सारी बातें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। अब देखते हैं दोस्तों, चालन द्वारा कैसे आवेश दिया जाता है। अब हम आपको किसी वीडियो में प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे चालन द्वारा आवेशन। जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उसको हम कहते हैं घर्षण द्वारा आवेशन देना। तो लिख सकते हो यहाँ पर, जब हम दो वस्तुओं को रगड़कर आवेशित करते हैं
तो वह घर्षण द्वारा चालन कहलाता है। घर्षण द्वारा चालन कहलाता है। जब दो वस्तुओं को हम रगड़ते हैं तो क्या दोनों ही वस्तुएं क्या होंगी, चार्ज हो जाएंगी, यानी कि आवेशित हो जाएंगी। अब यहाँ पर एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि जब दोनों वस्तुएं चार्ज हो जाएंगी तो वो बराबर बराबर आवेशित होंगी, बराबर बराबर उन पर आवेश होगा। मान लो पहली वस्तु -2 से चार्ज होती है तो दूसरी वस्तु +2 से चार्ज होगी। उनकी जो संख्या है, उनका जो आवेश है, उसकी मात्रा बराबर रहेगी, लेकिन साइन यानी कि चिन्ह हमेशा विपरीत रहेगा। तो इसको लिख लो कि जब किसी वस्तु को, पॉइंट नंबर 1, जब किसी दो वस्तुओं को आपस में रगड़कर आवेशित करते हैं, तब दोनों वस्तुओं पर बराबर मात्रा में आवेश आता है। अब दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों कि ये तो हमने जान लिया कि दोनों पर बराबर मात्रा में आता है, लेकिन दोनों वस्तुओं पे अपोजिट चार्ज आता है, यानी अपोजिट साइन का चार्ज आता है। अपोजिट यानी एक माइनस होगा तो एक प्लस होगा, इसको भी लिख ही लो दोस्तों। लेकिन दोनों वस्तुओं पर विपरीत आवेश आता है। पहली पर अगर प्लस आएगा, पहली पर प्लस, तो दूसरी पर माइनस होगा। अभी इसी का एक एग्जाम्पल है कि अगर हम अपने बालों को कंघे से क्या करें, रगड़ें, तो कंघे के पास आवेश आ जाता है तो हमारे बालों पर भी आवेश आ जाता है। जैसे हम अपने बालों को कंघे से रगड़ते हैं तो बालों पे धन आवेश आता है और कंघे पे ऋण आवेश आता है, लेकिन दोनों में बराबर आवेश आता है। इसको इस प्रक्रिया से समझो। इसको मैंने आपको 2-3 बार बता चुके हैं कि किसी वस्तु से जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जितनी मात्रा में, यानी 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन उस पर गए हैं तो 6 प्रोटॉनों का आवेश उस वस्तु पर अधिक हो जाता है। तो 6 इलेक्ट्रॉनों का आवेश उस वस्तु पर अधिक होता है जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन गए हैं। दोनों के पास बराबर आवेश होता है क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का सेम चार्ज होता है, तो बराबर आवेश आएगा। लेकिन जिस पर इलेक्ट्रॉन गए हैं उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, यानी कि ऋणात्मक चार्ज होगा, और जिस पर इलेक्ट्रॉन जिससे गए हैं उस पर धन आवेश आएगा, यानी धनात्मक आवेश आएगा प्रोटॉन की अधिकता के कारण। तो बस इतना समझो कि दोनों वस्तुओं पर आपस में रगड़ देने जब आवेशित करते हैं तो दोनों वस्तुओं पर बराबर मात्रा में आवेश आता है, लेकिन दोनों वस्तुओं पर विपरीत आवेश आता है, पहली पर प्लस तो दूसरी पर माइनस। अब हम इसको देख लेते हैं कि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन पर हम समझते हैं कि किसको किसको रगड़ने पर प्लस आता है या माइनस आता है। जैसे कि बिल्ली की खाल से अगर हम ओवनेट की छड़ को रगड़ दें तो बिल्ली की खाल पर क्या आएगा, धन आवेश आएगा, ओवनेट की छड़ पर ऋण आवेश आएगा। इस तरह से अगर हम अपने बालों से कंघे को रगड़ दें तो बालों पर धनात्मक और कंघे पर ऋण आवेश आता है। ये थी हमारी
घर्षण द्वारा चालन की कहानी, घर्षण द्वारा आवेशन की कहानी। अब हम सीखते हैं चालन द्वारा आवेशित कैसे करते हैं एक वस्तु को। चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन। अब देखो दोस्तों, चालन द्वारा आवेशन का मतलब या तो हम किसी वस्तु को टच करा के, अब कैसे टच होगा ये समझना होगा आपको कि जब एक वस्तु आवेशित हो, कैसी हो, आवेशित हो, एक वस्तु आवेशित हो, एक वस्तु आवेशित हो और एक वस्तु क्या हो, उदासीन हो, और ये वस्तु मान लेते हैं आवेशित है। एक वस्तु आवेशित हो और एक वस्तु उदासीन हो तो हमेशा आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु पर क्या जाता है, आवेश जाता है। अब कितना आवेश जाता है तो वो हम बताते हैं। अगर दोनों वस्तुएं सेम मेटल यानी सेम पदार्थ की नहीं है तो जब तक आवेश जाता रहेगा आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु पर, जब तक इन दोनों का विभव का अंतर बराबर ना हो जाए, यानी विभवांतर जब तक शून्य ना हो जाए तब तक ये आवेश जाता रहेगा। और दोस्तों बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो, विभवांतर का अगला चैप्टर है, उसको बहुत कायदे से समझाया जाएगा, तब आपको समझ में आएगा कि विभव विभवांतर क्या बला है। अभी बस इतना समझ लो कि तब तक आवेश जाएगा जब तक विभवांतर शून्य ना हो जाए। मान लो इसका विभव 4 हो जाए तब इसका भी विभव 4 हो जाए, तब ये इन दोनों को विभव का जो अंतर है वो क्या होगा, 0। वही चीज हम बोल रहे हैं कि विभवांतर जब तक 0 ना हो जाए तब तक आवेश इस पर जाता रहेगा, इसको आवेश देता रहेगा, यानी कि आवेश देगा और ये भी वस्तु आवेशित हो जाएगी। अब समझते हैं बात, अगर दोनों ही वस्तुएं सेम मेटल की यानी कि सेम पदार्थ की हैं और इक्वल मात्रा की हैं, यानी कि बराबर वजन का सब कुछ सेम है, तो आवेश हमेशा आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु पर आधा चला जाएगा। यानी ये वस्तु अगर 4 कूलाम से चार्ज है और ये सेम पदार्थ की सब कुछ सेम है इसमें, तो इस पर जो आवेश है वो 2 कूलाम आवेश इस पर चला जाएगा और 2 कूलाम इस पर रह जाएगा। तो यदि अगर मान लो इस पर आवेश A है और ये दोनों सेम है, क्या है, सेम है, सेम पदार्थ के सब कुछ सेम है, तब इस पर आवेश कितना आ जाएगा, A/2। इस पर आवेश आ जाएगा A/2 और इस पर भी बचेगा A/2। तो ये कहानी थी जब हम एक आवेशित वस्तु को दूसरी वस्तु से टच कराते हैं। इसी प्रकार एक वस्तु जो आवेशित है और एक वस्तु जो उदासीन है उसकी भी यही कहानी, लेकिन इसको हम क्या करते हैं, चालन तार द्वारा अगर इसको जोड़ दें तब भी एक जो आवेशित वस्तु है वो उदासीन वस्तु को आवेश देगी। सेम कंडीशंस हैं इस पे, अगर सेम पदार्थ की है, सब कुछ सेम है, तो आधा चार्ज उस पर भी जाएगा और आधा चार्ज इस पर रह जाएगा, यानी कि अगर दोनों इस आवेशित वस्तु पर A चार्ज है तो इस पर A/2 रह जाएगा और इस पर A/2 चला जाएगा, इस तरह से। तो लिख लो, जब किसी आवेशित वस्तु को टच करा के या चालन तार द्वारा
एक उदासीन वस्तु से जोड़ दिया जाता है तब उदासीन वस्तु आवेशित हो जाती है। उदासीन वस्तु आवेशित हो जाती है। और इसी को चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज है, आप सब लोग समझ लोगे, हमें ऐसे ही उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, अब चाहो तो इस पर और भी अपने सारे पॉइंट लिख लो। पॉइंट नंबर 1, यदि आवेशित व उदासीन दोनों वस्तुओं का, या ऐसे लिख लो, वस्तुएं समान है तो दोनों वस्तुओं पर बराबर आवेश हो जाता है। दूसरा पॉइंट लिख लो, यदि दोनों वस्तुएं समान नहीं हैं तब आवेशित वस्तु से आवेश तब तक जाता रहेगा जब तक दोनों वस्तुओं का विभवांतर बराबर ना हो जाए, विभवांतर शून्य ना हो जाए। सिंपल से 2 पॉइंट हैं, ये 2 पॉइंट भी लिख लो तो और भी अच्छा लगेगा। तो ये कहानी थी चालन द्वारा आवेशन की। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं तक, मिलेंगे कल पार्ट 3 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ज़रूर इस चैनल को। दोस्तों हमारे चैनल पर आपको ना किसी ऐप की झंझट है, ना ही किसी पैसे की दिक्कत, क्योंकि हम बिल्कुल टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर ही आपको पढ़ाने वाले हैं। और यूट्यूब पे लाइव लेक्चर भी लेंगे। अगर टेलीग्राम पर 1000 बच्चे जुड़ते हैं तो यूट्यूब पर लाइव लेक्चर भी लेंगे। टोटल सब कुछ मिलने वाला है यहाँ पर, टोटली फ्री सब कुछ मिलने वाला है यहाँ पर। हर क्वेश्चन का जवाब भी मिलेगा। और यहाँ पर फिजिक्स के एनसीईआरटी से तो न्यूमेरिकल कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन अदर और भी बुक्स हैं, जैसे कुछ बच्चों ने कुमार मित्तल की ले रखी है तो उस कुमार मित्तल बुक के भी न्यूमेरिकल्स कराएंगे। जितने भी पाठ्यक्रम आते हैं सब के न्यूमेरिकल्स का संग्रह बनाकर उन सभी न्यूमेरिकल्स को हम कराएंगे। यहाँ पर तैयारी आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। तो बिल्कुल भी देर ना करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को सेव कर लें और शेयर भी कर दें और लाइक ज़रूर कर देना, ताकि हम भी आपसे उत्साहित होते रहें, ताकि हमें अगले वीडियो लाने में उत्साह मिले, आपका प्यार मिले। तो दोस्तों चलते हैं, आज मिलेंगे कल इसी वक्त।
इसी समय इसी जगह दूसरे लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।